So consider this curve. So notice that at this point P, the bend in a curve is more than the bend here at point Q. So notice that around the point Q, the curve is nearly a straight line. But in neighborhood of point P, the curve is not looking like a straight line. Here is a bend in the curve, and here the bend is less. And again, here at point R, the bend becomes more. तो ये जो कर्व है, जैसे जैसे हम इस कर्व के अलोंग ट्रेवल करते हैं तो कभी बेंड इंक्रीज हो रहा है या स्ट्रेट हो रहा है या बेंड की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो कर्व में कितना बेंड है, दैट इज कॉल्ड कर्वेचर ऑफ द कर्व एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। पर अब क्वेश्चन ये है कि इस बेंड को मेजर कैसे करें। तो मैं दो डिफरेंट वेज अभी बताता हूँ, या तीन तरीके बताता हूँ। कि मान लीजिए मेरे पास ये कर्व है, सपोज दिस इज a point P, draw a tangent at this point। तो ये जो टेंजेंट लाइन है, मान लीजिए इस टेंजेंट लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बनाया है साई, और ये एक नेबरिंग पॉइंट है क्यू। इस नेबरिंग पॉइंट पे भी एक टेंजेंट ड्रा कर लें। तो सपोज दिस एंगल इज साई प्लस डेल्टा साई। अब ये ट्रायंगल देखिए, यहां से ये वाली, अब इस ट्रायंगल में ये जो दिस इज एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो एक इंटीरियर एंगल तो साई है, तो इसका मतलब दूसरे वाला जो ये इंटीरियर एंगल है, दिस शुड बी डेल्टा साई। तभी ये एक्सटीरियर साई प्लस डेल्टा साई है। इसका मतलब ये एंगल भी जो है, दिस इज ऑल्सो डेल्टा साई। ये दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल है। एक मैंने टेंजेंट पी पॉइंट पे ड्रा किया है, एक मैंने टेंजेंट क्यू पॉइंट पे ड्रा किया है। उन दो पॉइंट्स के बीच जो एंगल है, दैट इज डेल्टा साई। मान लीजिए कि ये जो कर्व है, जब हमने ये चलना शुरू किया, सपोज वी स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए, और सपोज द डिस्टेंस कवर्ड in time t from A to P is S, and from P to Q is distance covered is small distance is delta S। और जब हमने ये स्मॉल डिस्टेंस कवर किया फ्रॉम दिस P टू Q डेल्टा S, उसमें हमारा ये एंगल चेंज हो गया डेल्टा साई। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस एंगल with respect to this distance is called curvature। So this delta psi by delta s with limit this q tends to p, which is same thing as limit delta s tend to 0, delta psi by delta s, this thing is d psi by ds is called curvature at this point P। So curvature at point P। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं स्ट्रेट लाइन का कर्वेचर कैलकुलेट करूं, तो देखना कि मेरा आंसर जो है ना, वो जीरो आएगा। कि मान लीजिए जो मेरी
कर्व है जिसका मैंने कर्वेचर कैलकुलेट करना है, दिस कर्व इज दिस स्ट्रेट लाइन। अब इस पे एक पॉइंट मैं ले लेता हूं P और एक पॉइंट मैंने ले लेना है Q। तो कर्वेचर की डेफिनेशन मैंने क्या बताई है कि आपने P और Q दोनों पॉइंट पे टेंजेंट्स ड्रा करने हैं। तो वो जो टेंजेंट्स के बीच का एंगल है वो डेल्टा साई, उस एंगल को ये जो पी क्यू डिस्टेंस है उस डिस्टेंस से डिवाइड कर देना है। सो दिस इज डेल्टा एस डिस्टेंस। अब पी पे टेंजेंट ड्रा करेंगे तो यही स्ट्रेट लाइन जो है वो टेंजेंट है साई। अब क्यू पे जब टेंजेंट ड्रा करेंगे अगेन द एंगल इज साई। तो मेरे पास इसका मतलब वो डेल्टा साई तो कोई चीज आई नहीं। तो इस केस में कर्वेचर जो है वो जीरो आ गया। इस पॉइंट पे कर्वेचर फाइंड आउट करना है पी पे। तो मेरी डेफिनेशन क्या है कि दो नेबरिंग पॉइंट ले लो, एक क्यू और यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा कर दो। तो एक टेंजेंट इधर ड्रा करना है। तो इन टेंजेंट्स के बीच जो एंगल होगा दिस इज डेल्टा साई। तो मेरे को इस सर्कल की मान लीजिए इक्वेशन भी पता है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र। तो ये रेडियस भी पता है, सपोज दिस थिंग इज आर। और ये जो डिस्टेंस है पी से लेके क्यू तक, ये पॉइंट क्यू है। तो ये डिस्टेंस अगर डेल्टा एस है तो मेरा कर्वेचर एट पी कितना आएगा, उसके लिए सिंबल लिख देता हूँ, ये कप्पा स्मॉल के, इसको कप्पा बोलते हैं ग्रीक लेटर। सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा साई बाय डेल्टा एस। सो दिस इज कर्वेचर। इस ये वाला एंगल मान लीजिए साई है और ये वाला एंगल मान लीजिए कि साई प्लस डेल्टा साई है और ये वाला एंगल साई हो गया। ये एंगल जो है ये किसी तरह से कंप्यूट हो सकता है। व्हाट इज दिस एंगल? अगर ये एंगल कंप्यूट हो जाए, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो मेरे पास फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। एल इज डेल्टा एस, दैट इज डेल्टा एस बाय आर। सो दिस इंप्लाइज डेल्टा एस की वैल्यू यहां से कैलकुलेट की जा सकती है, आर थीटा आएगी। तो वो मैं यहाँ पे वैल्यू डेल्टा एस की वैल्यू तो पुट कर दूंगा आर इंटू थीटा, अगर वो एंगल थीटा है तो। इसी तरह ये डेल्टा साई का कुछ कनेक्शन इसके साथ अगर दिखता है तो वो यूज करके यहाँ पे पुट करना है। हमें टेंजेंट का और रेडियस का एंगल पता होता है कि दिस एंगल इज 90 डिग्री। इधर ये वाला एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब कि ये वाली साइड में भी एंगल 90 डिग्री है। अब मैंने थीटा की वैल्यू कंप्यूट कर ली, थीटा इज डेल्टा साई। वो डेल्टा साई यहाँ पुट कर दो ये फार्मूले में। ये जो मैंने फार्मूला कर्वेचर का बताया है कि रेट दिस डेल्टा साई ओवर डेल्टा एस, तो डेल्टा साई इज नाउ थीटा। तो थीटा यहाँ पे पुट कर दिया, थीटा थीटा दोनों साइड से कट गया। तो माई आंसर इज 1/r। तो इसका मतलब कर्वेचर ऑफ ए सर्कल एट एनी पॉइंट इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स रेडियस। तो ये चीज भी ठीक है कि अगर जो है सर्कल छोटा है तो इसका बेंड जो है वो ज्यादा होगा। सो दिस कर्वेचर इज 1/r। अब मैं अगर बड़ा सर्कल ड्रा करूं मान लीजिए, तो अब बड़े सर्कल का छोटा सा पार्ट देखिए कि मान लीजिए बड़े सर्कल का हम इतना सा पार्ट कंसिडर करें, सिर्फ इतना सा, बाकी समझिए कि सारा अगर हम मिटा दें, मान लीजिए बाकी मैं ये इरेज कर दूं। तो अब ये छोटा सा जो ये ब्लू लाइन रह गई है, जरा ध्यान से देखें कि ये नियरली स्ट्रेट लाइन ही आपको लग रही होगी। तो जैसे जैसे ये रेडियस इंक्रीज होगा, सो इफ 1/r एंड टेक लिमिट r टेंड टू इन्फिनिटी, देन द आंसर ऑफ दिस लिमिट विल बी 0। तो अगर r इंक्रीज करेंगे तो जो सर्कल का कर्वेचर है
वो जीरो को अप्रोच करेगा, दैट इज ए स्मॉल आर्क ऑफ सर्कल विल लुक लाइक स्ट्रेट लाइन। ये चीज समझ आ गई है कि नहीं जी? किसी नो का सर, जवाब? सर दोबारा, सर एक बार दोबारा बताना सर, मैं समझ। बिल्कुल शुरू से कुछ समझ नहीं आया? यस सर, जो ये आपने क्वेश्चन शुरू किया। अच्छा, सिया को समझ आया? नो सर, सर ये वाला दोबारा से समझा दो। मान्य को समझ आया? नहीं सर। तो हमने डिफाइन करना है व्हाट इज कर्वेचर। ये कर्वेचर की डेफिनेशन समझ आ गई थी कि मैंने कर्वेचर बताया किसको है, कि कर्वेचर होता क्या है। So mathematical definition is if you have a curve such that P and Q are two neighboring points on the curve, if you draw a tangent at P and a tangent at Q, suppose this angle is psi tangent at P, which makes with x-axis. और ये जो एंगल है, ये एंगल जैसे हम P से Q की तरफ गए, ये एंगल थोड़ा बढ़ गया है। सपोज दिस एंगल बिकम्स साई प्लस डेल्टा साई। तो अब ये डेल्टा साई क्या चीज है? क्योंकि एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स इज दिस डेल्टा साई। दिस पॉइंट इज Q, दिस इज डेल्टा साई। अब मैं कहता हूं कि P से Q तक का जो डिस्टेंस है, कर्व का डिस्टेंस, मान लीजिए वो डेल्टा S है, दिस डिस्टेंस। तो ये रेशो कैलकुलेट कर दो, डेल्टा साई डिवाइडेड बाय डेल्टा एस, और इसकी लिमिट लगा दो, लिमिट डेल्टा एस टेंड टू जीरो। दिस लिमिट इज कर्वेचर ऑफ कर्व एट पॉइंट पी। और ये, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस इज डी साई बाय डी एस। तो अब कर्वेचर की डेफिनेशन समझ आ गई है जी, यस कि सर। कर्व के ऊपर जैसे जैसे हम चलेंगे तो हमारे साथ ये टेंजेंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो वो जो टेंजेंट की डायरेक्शन डिस्टेंस के साथ जो वेरिएशन है, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दैट थिंग इज मेजर ऑफ द कर्वेचर। अगर मैं स्ट्रेट लाइन पे जा रहा हूं, तो मेरा जो हर पॉइंट पे टेंजेंट है, इस पॉइंट पे टेंजेंट यही लाइन है, नेक्स्ट पॉइंट पे टेंजेंट यही लाइन है, नेक्स्ट पॉइंट पे टेंजेंट यही लाइन है। तो यहाँ पे जो टेंजेंट है उसकी तो कोई डायरेक्शन की वेरिएशन है ही नहीं। यहाँ पे ये डायरेक्शन है, यहाँ पे ये डायरेक्शन है, यहाँ पे ये डायरेक्शन है। So since there is no variation in direction if we move on a straight line, therefore curvature of straight line is zero। कि अगर मैंने सर्कल का कर्वेचर कैलकुलेट करना है तो वो कैसे आएगा? मैंने क्या किया था, मैंने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लगाया, यहाँ पे एक सर्कल बनाया। तो सर्कल की इक्वेशन मान लीजिए ये है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू आर स्क्र, की मेरे को इसका रेडियस पता है, सेंटर भी पता है। तो मैंने पी पॉइंट पे, पी आर्बिट्रेरी पॉइंट है, इस पॉइंट पे कर्वेचर कैलकुलेट करना है। तो मैंने अभी क्या डेफिनेशन बताई है कि पी पॉइंट पे एक टेंजेंट की डायरेक्शन देखनी है। ये पी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर लिया। सो सपोज क्यू इज दिस neighboring point, now draw a tangent line at point Q। तो ये अगर एंगल साई है, ये वाला एंगल बाहर वाला साई प्लस डेल्टा साई है, इट मींस ये वाला एंगल
जो है वो कितना हो गया, दैट इज डेल्टा साई, बट दिस एंगल इज सेम एज दिस एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, सो दिस एंगल इज डेल्टा साई। तो कर्वेचर इज kappa which is equal to this delta psi over दिस डिस्टेंस डेल्टा एस, पी से लेके क्यू तक कितना डिस्टेंस कवर किया है उससे डिवाइड करना है इस डिस्टेंस से। ये पी से लेके क्यू तक जो डिस्टेंस, ये वाला, सो दिस इज डिस्टेंस पी क्यू एंड दिस पी क्यू शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ कर्वेचर। तो अब मैं ये कैलकुलेट करने लगा हूं। मैंने आपको क्या चीज कैलकुलेट करके दिखाई थी, मैंने ये बोला था कि अगर मान लो मैं इसको इधर इसके साथ ज्वाइन कर दूं, इसको इधर इसके साथ ज्वाइन कर दो, सपोज ये जो एंगल है, पहले हमने ये कैलकुलेट करना है कि ये एंगल कितना है। तो वो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया था कि अगर ये वाला एंगल साई है और यहाँ पे रेडियस का टेंजेंट के ऊपर एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बी दिस 90 माइनस साई, नहीं साई माइनस 90, साई माइनस 90। अब इन दोनों का ऐड करेंगे तो ये साई माइनस 90 और यहाँ पे 90, ये दोनों कट के वो रह जाएगा साई। तो एक्सटीरियर एंगल इज साई, वो रह जाएगा। इसी तरह मैंने आपको ये वाला एंगल कैलकुलेट करके बताया था, यहां से लेके यहां तक, ये जो बड़ी वाली ट्रायंगल है, तो बड़ी वाली ट्रायंगल मैंने ये वाले ली थे। सो ये बिग ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल है साई प्लस डेल्टा साई, और ऊपर वाला ये एंगल है 90 का। तो इसका मतलब फिर ये वाला एंगल जो है थर्ड एंगल, वो कितना बच गया कि ये जो एक्सटीरियर एंगल माइनस 90 डिग्री कर दो, सो दिस इज साई प्लस डेल्टा साई माइनस पाई बाय 2। अच्छा, अब मेरे को एंगल चाहिए था ये वाला बीच वाला, तो सपोज दिस एंगल इज थीटा। तो अब मैं कहता हूं कि दिस थीटा इज इक्वल टू ये टोटल एंगल, दिस टोटल एंगल दिस इज साई प्लस डेल्टा साई माइनस पाई बाय 2, माइनस ये जो इतना सा ये वाला एंगल है, सो दिस इज साई माइनस पाई बाय 2। तो ये थीटा कंप्यूट हो गया। तो इसमें से ये साई और साई कट जाएगा, पाई बाय टू कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा डेल्टा साई। तो एक हमें ट्रिग्नोमेट्री से फार्मूला पता है कि अगर मेरे पास किसी सर्कल की आर्क एल सबटेंड्स एंगल थीटा एट द सेंटर, देन दिस एल इज इक्वल टू आर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है। तो अब यहां से थीटा की वैल्यू, यहां से एल की वैल्यू आई आर थीटा। तो अब इस पिक्चर में मेरे पास ये जो है कर्व पी क्यू, उसकी वैल्यू लगा दो यहाँ पे। पी क्यू की वैल्यू, पी क्यू यहाँ पे लेंथ इज नाउ पी क्यू इज आर थीटा, तो मैं यहाँ पे आर थीटा लगा दिया। डेल्टा साई की वैल्यू लगा दो, ये डेल्टा साई भी मैंने कंप्यूट कर लिया हुआ है। सो डेल्टा साई की वैल्यू थीटा है, वो थीटा यहाँ पे पुट कर दी। तो ये थीटा और थीटा आपस में कैंसिल होके मेरा आंसर 1/r आ गया। तो इसका मतलब कि वो सर्कल जिसका रेडियस r है, उसका जो कर्वेचर आएगा ना, दैट विल बी 1/r। अब पता चल गया जी। यस सर। ये डेफिनेशन नंबर 1 है जो मैंने अभी बताई, दिस इज डी साई बाय डी एस इज कप्पा। अब डेफिनेशन नंबर 2 मैं कहता हूं कि लेट अल्फा 0 1 2 R2
बी ए पैरामीटराइजेशन ऑफ ए कर्व। अब पैरामीटराइजेशन की मैं एग्जांपल दे दूं कि मान लीजिए मेरे पास अगर अल्फा टी लिखा है कॉस टी कॉमा साइन टी, या इसके साथ आर भी लगा दे, आर कॉस टी आर साइन टी। तो अगर इसका ग्राफ प्लॉट करोगे ना तो इधर एक सर्कल बन जाएगा जिसका रेडियस आर है। तो लेट अल्फा बी ए पैरामीटराइजेशन ऑफ ए कर्व सच दैट अल्फा डॉट टी, मतलब इसका डेरिवेटिव कर दो और उसकी नॉर्म कैलकुलेट कर दो, लेंथ ऑफ दिस वेक्टर इफ दिस लेंथ इज 1, तो हम उसे कहेंगे इट इज ए यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन। कि ऐसी पैरामीटराइजेशन ले लो जिसका टेंजेंट वेक्टर की लेंथ जो है वो 1 है। जैसे अब ये पैरामीटराइजेशन ली हुई है, अगर मैं इसकी लेंथ कैलकुलेट करूं तो कितना आएगी वेक्टर, टेंजेंट वेक्टर की अल्फा डॉट टी, तो इसका डेरिवेटिव कर दो तो मेरे पास आएगा माइनस आर साइन टी, और इधर आ जाएगा आर कॉस टी। तो अल्फा डॉट टी का नॉर्म, नॉर्म का वेक्टर की लेंथ होती है, सो वेक्टर की लेंथ के लिए उसके जो कोऑर्डिनेट्स है उनका स्क्वायर सम अंडरूट कर दो, तो इसका स्क्वायर सम किया आर स्क्वायर आएगा, अंडरूट किया तो आर। सो इसकी नॉर्म जो है वो आर है, सो इट इज नॉट 1। तो मैं ये कहता हूं कि उस तरह की पैरामीटराइजेशन लो जिसकी जो टेंजेंट वेक्टर की लेंथ है वो 1 हो, तो उसमें मैं कहता हूं कि देन कर्वेचर विल बी इक्वल टू, इसका डबल डेरिवेटिव कर दो, अल्फा डबल डॉट टी की नॉर्म, दिस थिंग इज द कर्वेचर। तो अब सर्कल के केस में हम ये कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि ये तो एक पैरामीटराइजेशन दी हुई है, अल्फा टी इज आर कॉस टी आर साइन टी। अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव करूंगा और उसकी नॉर्म करूंगा फिर तो मेरा आंसर नहीं आने वाला। पहले इस पैरामीटराइजेशन से एक नई पैरामीटराइजेशन मेरे को बनानी पड़ेगी विच इज यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन। वो मैं कैसे बना सकता हूँ, वो बड़ा आसान है बनाना। मान लीजिए मैं सर ये जो है फार्मूला ऐसा लिख लूं, मैं कहता हूँ कि लेट अल्फा टी इज इक्वल टू आर कॉस टी बाई आर आर साइन टी बाई आर। अब इसके डेरिवेटिव कर दो अल्फा डॉट टी। जब इसका डेरिवेटिव किया तो आर तो कांस्टेंट है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी बाई आर। अब डेरिवेटिव साथ में ये टी बाई आर का डेरिवेटिव लगेगा वो 1 बाई आर, और इधर फिर आर कॉस टी बाई आर, और टी बाई आर का डेरिवेटिव किया तो वो फिर आर, तो ये आर और आर कट गया, तो अल्फा डॉट टी आया माइनस साइन टी बाई आर कॉमा कॉस टी बाई आर। अब इसका वो कैलकुलेट कर दो नॉर्म, तो अब नॉर्म कैलकुलेट करेंगे तो आंसर विल बी दिस साइन स्क्वायर टी बाई आर प्लस cos square t by r, but sin square theta plus cos square theta is 1, so this thing is equal to 1। इसका मतलब ये जो मेरी पैरामीटराइजेशन है अल्फा t इज इक्वल टू आर कॉस टी बाई आर आर साइन टी बाई आर, ये पैरामीटराइजेशन ऐसी है कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव करके नॉर्म कैलकुलेट करता हूं तो आंसर 1 आता है। इस तरह की पैरामीटराइजेशन को बोलते हैं यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन, यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन। अच्छा, तो अब मेरी डेफिनेशन ये है कर्वेचर की कि अगर मेरे पास यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन है तो उसका डबल डेरिवेटिव करके ना नॉर्म कैलकुलेट कर दो।
तो अब डबल डेरिवेटिव कर दो इसका। एक डेरिवेटिव तो ये कैलकुलेट किया हुआ है, दोबारा डेरिवेटिव अल्फा डबल डॉट टी, ये कितना आएगा यहां से देखिए। यहां मेरे पास है माइनस आर, आर और आर तो कट चुका है, माइनस साइन टी बाई आर है, तो माइनस कॉस टी बाई आर इंटू डेरिवेटिव ऑफ टी बाई आर दैट इज 1/r, कॉमा, और कॉस है उधर दैट इज माइनस साइन टी बाई आर इंटू 1/r। तो इसका नॉर्म कैलकुलेट कर दो, अल्फा डबल डॉट टी का नॉर्म। सो वो कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर सम और अंडर रूट आएगा, तो इनका स्क्वायर सम कर दिया तो मेरे पास आएगा कॉस स्क्वायर टी बाई आर प्लस साइन स्क्वायर टी बाई आर इंटू ये जो 1/r का भी स्क्वायर है और सारी चीज का स्क्वायर रूट। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, और ये जो है स्क्वायर रूट और 1/r स्क्वायर ये कट के ये आ गया 1/r। तो कर्वेचर मेरा पिछली वाली डेफिनेशन से भी 1/r था, जो डेफिनेशन नंबर 2 बताई है कि यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन के डबल डेरिवेटिव करके नॉर्म कैलकुलेट कर दो, तो उससे भी 1/r है। तो कर्वेचर की अब मैं तीसरी और फाइनल डेफिनेशन जो कि आपकी किताब में लिखी हुई है, अब मैं वो लिखने जा रहा हूं। ये मान लीजिए एक सर्कल है, सपोज इट हैज रेडियस r, this radius is r. Parametric equation is x is equal to r cos t, y is equal to r sin t। तो किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस कोऑर्डिनेट इज r cos t, कोमा r sin t। अब यहां पे जो t है वो क्या चीज है, t इज दिस एंगल। अच्छा, और जो ये एंगल टी है वो इस लेंथ से डिफरेंट है। ये जो लेंथ है, मान लीजिए मैंने इस पॉइंट से चलना शुरू किया, दिस इज माय इनिशियल पॉइंट पी नॉट, तो मैं टी टाइम के बाद मैं यहां पे पहुंच गया। तो जो ये लेंथ ऑफ दिस कर्व है, मेरे पास ये लेंथ कितनी आएगी इसकी। सो अगर इसका रेडियस आर है, एंगल टी कवर हुआ है, तो दिस लेंथ इज आर टी, आर टी। तो मैं ये कहता हूं कि ये जो मेरा पैरामीटर है टी, वो पैरामीटर और ये जो लेंथ है जिस पे हम टी टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं, ये दो चीजें अलग अलग है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि जितना टाइम ट्रेवल किया है लेंथ भी उतनी ही कवर हो, तो उस पैरामीटराइजेशन को बोलेंगे आर्क लेंथ पैरामीटराइजेशन। अब मैं कहता हूं कि मैं एक ये सर्कल लिया, जिस सर्कल का जो रेडियस है वो मैं कहता हूं कि मान लीजिए 1 है। कि सर्कल का रेडियस 1 है। अब किसी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, जो आर कॉस टी था जस्ट कॉस टी और साइन टी। अब जो है वो लेंथ कितनी कवर हुई, वही फार्मूला लगा दें जो ये मैंने ऊपर लगाया है, L इज इक्वल टू आर थीटा। तो अब L इज इक्वल टू आर थीटा में रेडियस तो 1 है, थीटा एंगल कितना कवर हुआ है टी टाइम में, मान लो टी एंगल कवर हुआ है, तो टी पुट कर दिया। तो मेरी जो लेंथ है, लेंथ इज दिस टी। तो टाइम भी टी ट्रेवल हुआ है, तो सर्कल के ऊपर लेंथ भी जो है वो भी टी ही ट्रेवल हुई है। तो मैं कहता हूं कि वो पैरामीटराइजेशन जिसमें जितना पैरामीटर चेंज हुआ है उतनी ही लेंथ ट्रेस हो गई है उस कर्व के ऊपर,
तो उस पैरामीटराइजेशन को बोलेंगे आर्क लेंथ पैरामीटराइजेशन। अब सपोज करिए कि मेरे पास ये y इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व दी गई थी, उस कर्व को मैंने पैरामीटराइजेशन में कन्वर्ट कर लिया, और पैरामीटराइजेशन ऐसी है जो आर्क लेंथ पैरामीटराइजेशन है, कि मान लीजिए कि वो इनिशियली यहां से चलना शुरू किया था किसी पॉइंट ए से, और ये जो x है इट इज ए फंक्शन ऑफ s, y इज ए फंक्शन ऑफ अगेन s। तो s जो पैरामीटर है वो मेरे को क्या बता रहा है कि s टाइम के बाद जो लेंथ कवर हो गई है दैट लेंथ इज s, कि यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस जो है वो s है। अच्छा, अब मैं ये कहता हूं कि ये जो कर्व का डेरिवेटिव अगर कर दें तो वो मेरे को स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट बताता है। सो इफ वी हैव y इक्वल टू एफ एक्स इक्वेशन ऑफ कर्व, then dy by dx, which is same thing as f dash x, is equal to slope of tangent, which is equal to tan phi। ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरी जो कर्वेचर की डेफिनेशन है उसमें एक फाई है एक एस है, तो मैं किसी तरीके से ये फाई और एस अपना इसमें लेके आना चाह रहा हूं। ये जो y इक्वल टू एफ एक्स कर्व की इक्वेशन दी होगी तभी मेरे पास फार्मूला बनेगा। फाई तो मैं लेके आ गया, dy बाई डी एक्स इज टेन फाई। अच्छा, अभी मैंने किसी तरह से s भी उसमें लेके आना है। वी हैव y1 इज इक्वल टू टेन फाई। अच्छा, अब मैं ये कहता हूं कि y इज ए फंक्शन ऑफ x बट x इज ए फंक्शन ऑफ s, तो इसको मैं लिख लेता हूं f ऑफ x s। ये मैंने एज्यूम कर लिया कि उसकी पैरामीटराइजेशन कर दी कि y गिवन था फंक्शन ऑफ x का, x की वैल्यू मैंने पुट कर दी, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में x इज इक्वल टू कॉस t दिया हुआ था, मैंने वो पैरामीटराइजेशन उसमें पुट कर दी वैल्यू, तो मेरे पास ये आ गया y इज एफ ओ एक्स ऑफ एस। y1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है और x को s के साथ कर देना है। सो मैं अब डेरिवेटिव ले रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू s, तो पहले डेरिवेटिव x के साथ फिर x को s के साथ, सेम ही चीज इधर करनी है। इधर जो tan है, tan इज ए फंक्शन ऑफ फाई, पर मेरे को डेरिवेटिव किसके साथ चाहिए, s के साथ, तो पहले मैं tan को डेरिवेटिव करूंगा फाई के साथ, बाद में फाई को s के साथ डेरिवेटिव कर दूंगा, तो मेरे पास tan का डेरिवेटिव आएगा सीकेंट स्क्वायर फाई इनटू डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू s। ये मैंने कर दिया। अच्छा, अब क्या करो कि यहाँ पे ये जो चीज है डी फाई बाई डी एस, वो मेरी डेफिनेशन है उसकी कर्वेचर की। ये देखिए डी फाई बाई डी एस ये कर्वेचर है, तो यहां से कर्वेचर कंप्यूट कर लेते हैं। सो दिस इंप्लाइज डी फाई बाई डी एस विच इज कर्वेचर इज इक्वल टू, अच्छा ये जो चीज है डी वाई वन बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र इंटू डी एक्स बाय डी एस, डी एक्स बाय डी एस डिवाइडेड बाय, ये जो टर्म है इधर लाके डिवाइड कर दो इससे, सीकेंट स्क्वायर एक्स, और सीकेंट स्क्वायर एक्स को मैं लिख देता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये सारा कर दिया। सो दिस इंप्लाइज दिस कर्वेचर कापा इज इक्वल टू, इसका नाम मैं रख लेता हूं y2 डबल डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस टेन फाई का स्क्वायर, पर टेन फाई क्या था ऊपर देखिए जरा, ये इक्वेशन 1 में
tan फाई जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव है फंक्शन का, स्लोप है, सो दैट इज y1। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 1 प्लस y1 का स्केयर इनटू ये जो dx बाई ds है, इसको अगर मैं नीचे लिख लूं दैट बिकम्स ds बाय dx। ये कंप्यूट करना है मैंने कि ये कितनी चीज आएगी। लिमिट पुट कर दो 0 to 1, 0 to 2 या जितनी भी लिमिट चाहिए, तो वो लेंथ ऑफ द कर्व कंप्यूट हो जाती है। तो अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं dl बाय ds, तो मेरे पास क्या चीज आएगी कि ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो। मैं यहाँ पे मान लीजिए लेंथ अप टू एक्स कैलकुलेट करता हूं। तो जब इंटीग्रल कर देंगे एक्स के साथ, फिर मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं एक्स के साथ, इंटीग्रल और डेरिवेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास बीच वाली चीज बच जाएगी सिर्फ 1 प्लस y1 का स्केयर। तो ये जो लेंथ है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स का फॉर्मूला मैं यहां लगा देता हूं। सो दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू y2 ओवर 1 प्लस y1 का स्केयर इनटू ये जो लेंथ का फार्मूला है 1 प्लस y1 का स्केयर का अंडर रूट, और टोटल पावर 3/2 होगी। सो दिस कापा इज इक्वल टू y2 ओवर 1 प्लस y1 का स्केयर की पावर 3/2। तो ये फार्मूला आपकी बुक में लिखा हुआ है कर्वेचर का। तो अब इस कर्वेचर में ना तो मेरे पास कहीं एस है, ना मेरे पास कहीं फाई है, मेरे पास मान लीजिए ये फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव y1 कैलकुलेट कर सकता हूं, सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकता हूं एफ डबल डैश एक्स। तो वो चीजें यहां पुट कर दो तो मैं उसका कर्वेचर कैलकुलेट कर सकता हूं। अच्छा, कर्वेचर के बाद दो और इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये क्या चीज है? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है कि जितना किसी पॉइंट पे कर्वेचर आए उसका रेसिप्रोकल करके उसका मॉड कर दो। सो दिस थिंग इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों किया हमने कि कर्वेचर का रेसिप्रोकल कर दिया और कह दिया कि वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये आइडिया वहां जब सर्कल का कर्वेचर कैलकुलेट किया तो मेरा आंसर आया था 1/r। तो अब हमने जनरली ये सोच लिया कि अगर मेरे पास कर्व जो है सर्कल की बजाय, जैसे मैंने बोला कि ऐसे साइन वाली कर्व है, तो अब मैंने इस पॉइंट पे कर्वेचर कैलकुलेट करना है। कर्वेचर तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर दिया। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया, तो रेसिप्रोकल करके जो नंबर आ जाए दैट लेंथ इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या करना है कि क्या करो कि किसी भी कर्व के ऊपर जिस पॉइंट पे मैंने कर्वेचर कैलकुलेट किया है उस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करो। वहां पहले एक टेंजेंट ड्रा कर लो, टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री बना के एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लो। फिर जितना हमने इस पॉइंट पे कर्वेचर ऊपर वाले फार्मूले से कैलकुलेट किया था उसका रेसिप्रोकल करके रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट कर लो। फिर उस पी पॉइंट पे जितना ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आया उतनी आर्क ऐसे टिक कर लो कि ये जो लेंथ आ जाएगी विच इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो लेंथ जहां पे ये एंड हो रही है नॉर्मल के ऊपर उस पॉइंट को बोलेंगे दिस इज माई सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, एक परपेंडिकुलर इधर ड्रा कर दो। अच्छा, और ये टेंजेंट का एंगल मेरे को पता है, दिस एंगल इज फाई।
ये एंगल जो है ना, दिस एंगल विल ऑल्सो बी फाई। ये फाई क्यों होगा? कि एंगल बिटवीन टू लाइंस इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स, कि इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लो, इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लो, तो जितना एंगल इधर है उतना ही एंगल इधर होगा। ये मैं पहले भी समझा चुका हूं आपको, तो इसलिए ये फाई है। तो अगर ये फाई है तो इसका मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन है, सो दिस थिंग इज रो साइन फाई। और ये जो इधर वाली वर्टिकल लाइन है, दिस इज रो कॉस फाई, यहां तक। और मेरे पास ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो एक्स वाई हैं, इसका मतलब ये जो नीचे वाला डिस्टेंस है, दिस हाइट इज वाई। तो वाई बार मेरे को पता चल गया, वाई बार इज इक्वल टू, वाई बार इज व्हाट, वाई प्लस रो कॉस फाई। सिमिलरली एक्स बार कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स बार जो है वो ये डिस्टेंस है, एक्स बार इज दिस। मैंने पी पॉइंट पे कर्वेचर कैलकुलेट की है, तो पी पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज एक्स। चलो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज एक्स। और मेरे पास मेरे को चाहिए ये एक्स बार। तो एक्स बार कितना आएगा? एक्स में से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, इतना वाला, ये जो हॉरिजॉन्टल डॉटेड डिस्टेंस ये वाला है, ये माइनस कर दो। एक्स में से ये माइनस कर देंगे तो बाकी एक्स बार बच जाएगा। सो दिस इज माइनस रो साइन फाई। तो अब साइन फाई और कॉस फाई की वैल्यू लगा देनी है। वो वैल्यू कहां से लगाएंगे? हमारे पास ये जो एंगल फाई है टेंजेंट का, ये टेन फाई जो है, दैट इज इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव वाई वन। तो अगर टेन फाई की वैल्यू पता है मेरे को, तो वहां से मैं साइन कॉस की दोनों वैल्यूज कंप्यूट कर सकता हूं। अगर ये एंगल फाई है तो इसको मैं वाई वन ओवर वन लिख दिया, दिस इज वाई वन परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना होता है, इसका स्क्वायर सम करके अंडरूट कर दो। तो इसका मतलब यहाँ पे साइन फाई की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, साइन फाई इज वाई वन ओवर वन प्लस वाई वन का स्क्वायर, और कॉस फाई की वैल्यू आ जाएगी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज वन ओवर वाई वन का स्क्वायर। तो ये साइन फाई और कॉस फाई और रो, ये सारी वैल्यूज इधर पुट कर दो। रो की वैल्यू कितनी है? वो इसका रेसिप्रोकल, मैंने जो ये कर्वेचर कैलकुलेट किया था, इसका जब हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो रो की वैल्यू आ जाएगी। तो वो वैल्यूज साइन फाई, कॉस फाई और रो, सारी वैल्यूज लगाने के बाद आप चेक कर लेना, आपका फार्मूला ये बन जाएगा, आ जाएगा। अब मेरा मेन चीज आती है एवोल्यूट, जो हमारा क्वेश्चन आएगा पेपर में कि एवोल्यूट क्या चीज है। एवोल्यूट ये चीज है कि मान लीजिए मेरे पास एक कर्व दी है, उस कर्व का इस पी पॉइंट के लिए मैंने ये सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कर लिया ऊपर वाला फार्मूला लगा के। देन एवोल्यूट इज लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कि जैसे ये पी पॉइंट मूव करेगा, पी पॉइंट मान लो इस कर्व के ऊपर मूव कर रहा है, तो इस बार इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, ये नॉर्मल ड्रा किया था, जब पी पॉइंट चल के यहां पे आ गया तो इसका नॉर्मल हो सकता है इतना हो जाए, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर चल के इधर आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट से चल के इस पॉइंट तक जिस पाथ से गया, दैट पाथ इज कॉल्ड लोकस। सो लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एवोल्यूट। कि अगर मैं कर्व के हर पॉइंट पे नॉर्मल्स ड्रा कर दूं तो मेरे पास फैमिली ऑफ लाइंस आ जाएगा। अगर उस फैमिली ऑफ लाइंस का मैं एनवेल्प कैलकुलेट करूं, देन दैट एनवेल्प विल बी एवोल्यूट। एवोल्यूट तो वैसे मैंने बोला था इट इज लोकस ऑफ दिस पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैं कहता हूं कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का लोकस है, वो लोकस उतना ही आएगा जितना एनवेल्प ऑफ द फैमिली ऑफ दीज नॉर्मल्स है। अब पता चल गया? यस सर।
कि एक तरफ तो मैं ले रहा हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर का लोकस, दूसरी तरफ मैं नॉर्मल्स का एनवेलप ले रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं कि ये दोनों चीजें बराबर है। दिस इज ए पैरामीटर इक्वेशन, लेट x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280 बी पैरामीट्रिक equation of the given curve। कोऑर्डिनेट्स हैं उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के, उसके लिए मेरे पास ये फॉर्मूला है x माइनस y1 इंटू 1 + y1 का स्क्वायर ओवर y2, एंड दूसरा कोऑर्डिनेट था y +1 + y1 का स्क्वायर ओवर y2। कि वैसे तो जो ये y1 है, y1 इज dy/dx, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, इट इज dy/dt ओवर dx/dt। तो ये मेरे पास y इन टर्म्स ऑफ t है, दिस इज x इन टर्म्स ऑफ t है। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे पुट कर दो, तो ऊपर तो आएगा 2a और इधर 2at आ जाएगा, सो दिस इज 1/t। तो मैंने एक यहाँ पे y1 पुट करना है, एक y2 पुट करना है, तो y2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो y2 इज d2y/dx स्क्वायर। तो अब इसका डेरिवेटिव जो है वो विद रिस्पेक्ट टू x करना है, पर इट इज ए फंक्शन ऑफ t। तो पहले मैं इसको t के साथ डेरिवेटिव करूंगा, फिर t को x के साथ। तो दिस इज -1/t² इंटू dt/dx। तो dt/dx को मैं ऐसे लिख सकता हूं -1/t² इंटू 1/dx/dt। सो दिस थिंग इज इक्वल टू -1/t² इंटू ये dx/dt, ये मेरे पास ये कर्व पड़ी है x इज इक्वल टू 80²। यहाँ dx/dt कैलकुलेट करेंगे तो 280 आ जाएगा, सो 1/280। सो दिस इज -1/280³। सो दिस इज y2। तो ये x बार और y बार की ये जो वैल्यूज कैलकुलेट की हैं, ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देनी है, और यहाँ x की वैल्यू भी पुट कर देनी है 80² और y की वैल्यू भी पुट कर देनी है 280। तो मैं ना बुक से देख के डायरेक्ट ये लिख देता हूँ कि मेरा ये आंसर x बार और y बार का कितना आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, आफ्टर हैविंग substitutions, we get x bar y bar is equal to x bar y bar का मेरे पास ये आ जाना है a इंटू 2 + 3t², 2 + 3t², कोमा y बार का जवाब आ जाना है -2at³, -2at³। तो ये हमारा आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मुझे चाहिए इस पॉइंट का लोकस, कि जैसे टी चेंज होगा तो ये x1 पॉइंट इस फॉर्मूले के हिसाब से चेंज होगा, y1 पॉइंट इस फॉर्मूले के साथ चेंज होगा। तो इसका मतलब ये जो x1 y1 पॉइंट है, व्हेन आई चेंज माय पॉइंट t, x1 y1 will move accordingly these curves, 2 + 3t² into a एंड -2at³। तो ये मेरे पास ऑलरेडी फॉर्मूला दिया हुआ है। तो अब मैंने इन दोनों में से t को एलिमिनेट करना है, तो t को एलिमिनेट करके ये वाला आंसर आ रहा है जी, एलिमिनेट t फ्रॉम these, we get 4 into x1 -2a³
इज इक्वल टू 27 a y1 का स्केयर। ये आपने खुद कैलकुलेशन करनी है कि टी कैसे एलिमिनेट करना है। तो अब नाउ चेंज x1 to x and y1 to y to get locus। तो मेरे पास ये आ जाएगा 4 × x - 2a का क्यूब is equal to 27a y²। so this is the equation of evolute। कि मैंने वो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये मेरे कर्व थे, उसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला लिखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के फॉर्मूले का लोकस फाइंड आउट कर दिया, तो वो एवोल्यूट आ गया।